हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में एक घटना घटी थी जिसमें कार में ब्लास्ट हुआ था। उसके बारे में मैंने आपको अपडेट दिया था और अपडेट देते हुए मैंने आपको बताया था कि ये जो घटना है ये दिल्ली में हुआ और कार ब्लास्ट होने की वजह से हुआ था। कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ में इसे आतंकी हमला नहीं कह रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बीता बात आगे बढ़ी, पता चला निकल के आया कि ये जो आतंकी हमला है वो बाबरी मस्जिद के विरोध में किया हुआ आतंकी हमला था और ये आतंकियों की अच्छी खासी सोची समझी प्लानिंग थी। बात ये आती है कि जो ये संदिग्ध हरकत पता चला हमें, बात ये आती है ये घटना घटी कैसे, इस घटना के तार क्या थे, कहानी कहाँ से शुरू हुई, पलटी में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसमें है कि नहीं है, क्या है, इस पर हमारा भारत सरकार किस तरह से एक्शन लेगा, उसके बारे में हम लोग पूरा जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए, 8 तारीख के दिन भारत की मीडिया में एक खबर आती है। खबर ये आती है कि जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में रेड हुई है। सेवरल लोकेशन पे, पुलवामा में, पुलगांव में, बहुत सी जगहों पे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा वहाँ पे रेड डाली गई। रेड मतलब यानी कि भारत के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो लगभग 59 जगहों पर बहुत तेज़ी से जांच करने पहुंची। यानी अचानक से कहीं जाके थप्पा बोल देना, वही रेड होता है। मतलब पुलिस वाले अचानक से पहुंचे और बोले मैं आपकी तलाशी लेने आया हूँ, इसी को रेड के अंडर कंसिडर किया जाता है। तो लगभग 59 जगहों पे जो है भारत पुलिस जो है वो रेड डालती है जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर पुलिस, ठीक है। सुबह 8 तारीख के दिन न्यूज़ आने शुरू हो गए कि 59 लोकेशन पर जांच एजेंसी पहुंच के रेड एक्टिविटीज़ कर रही हैं। अब आप पूछेंगे कि जनरली ये जो रेड जो है ये फिल्म की शूटिंग से आपको लग रही है। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कैमरा ले लेके रेड पड़ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि कैमरा लेके कौन रेड डाल रहा है, कैसे, लोगों को क्यों बता रहे हैं कि कैमरा लेके क्यों जा रहे हैं। आपके दिमाग में आएगा ना कि ये पुलिस वाले जो जा रहे हैं ये अपने साथ कैमरा लेके क्यों जा रहे हैं। ये क्या आतंकवादियों को बताया जा रहा है क्या, या फिर यहाँ पे कोई शूटिंग हो रही है क्या, कि कोई सिक्योरिटी एजेंसी जाती है तो अपने सीक्रेट काम को करती है, सीक्रेटिव तरह से करती है। तो आपको बता दें ये एक सिंबॉलिक एक्ट था। जांच के साथ साथ ये आतंकवादियों को एक संदेश दे रहे थे कि तुम्हारे आका जो है, तुम्हें जो चलाने वाले हैं, वहाँ पे जांच एजेंसी पहुँच चुकी हैं और ये टीवी के माध्यम से उन सबको संदेश दे रहे थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर से कोई भी खबर जब बाहर आती है ना तो पुलिस चाहती है, फोर्सेस चाहती है कि वो जो चाहती है वही खबर बाहर आती है। न्यूज़ मीडिया जम्मू कश्मीर से कोई भी न्यूज़ अपने आप से ब्रेक नहीं कर सकती जब तक फोर्स और वहाँ की पुलिस ना चाहे, ठीक है। तो उनको पता चलेगा कि अगर हम ये खबर देंगे कि इनके जो आका हैं, इनके जो आतंकवादी हैं वो हमारे द्वारा पकड़े जा रहे हैं, उन्हें हम पकड़े जा रहे हैं, तो वो जो है थोड़ा घबराहट जाएंगे और घबरा के कुछ नया कर लेंगे। तो जब खबर आई कि 8 तारीख को जो है रेड पड़ी, 9 तारीख को कुछ लोग पकड़े गए, 10 तारीख को भी खबर आई कि जांच एजेंसी लगातार रेड कर रही है। 3 दिन लगातार खबरें आई और उन खबरों का परिणाम ही था चूंकि जब जो 10 तारीख को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था। ये घटना 10 तारीख के दिन जब आपने देखा, मंडे के दिन आपने जो ब्लास्ट देखा, इसके पीछे 10 जिलों में हुई रेड वो जिम्मेदार थी। और वो रेड जो थी उन आतंकियों के दिमाग में इतना स्ट्रेस पैदा कर दी, इतना डर पैदा कर दी कि जो आतंकवादी था, उमर नाम था, ये इसने खुद को ही ब्लास्ट कर लिया। कैसे किया, क्या किया, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप सोचेंगे कि क्या ये कैमरा दिखाने के लिए था, तो नहीं, जांच एजेंसी जो थी यहाँ पे कुछ और ही करना चाहती थी। उसकी कहानी को अगर मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ये हमला हुआ है उसके दिन सुबह 2900 किलोग्राम, ध्यान दीजिएगा, 2900 किलोग्राम बम बनाने का रासायन जो है वो पकड़ा गया 10 तारीख के दिन सुबह में। और 10 तारीख के दिन रासायन का पकड़ा जाना और रात को जो है ब्लास्ट हो जाना, ये दोनों तार आपस में जुड़ गए। रासायन पकड़ा गया और ब्लास्ट हुआ, दोनों एक ही जगह से तार जुड़ रहे थे और उस तार में ये सारे चेहरे जुड़ रहे थे, जिसमें से अधिकांश लोग डॉक्टर थे। आप लोगों ने देखा होगा कि फिरोजाबाद से जो पकड़े गए वो डॉक्टर थे, लखनऊ से जो पकड़े गए वो डॉक्टर थे। ये जो है लगभग 12 लोग जो डॉक्टर थे वो इसमें शामिल थे। इसे व्हाइट कॉलर का एक नया टेरर दिखाया गया, यानी कि ऐसे सफ़ेद पोस्ट लोगों को उठाया जाए जो लोग आके हमारे और आपके बीच आतंक फैलाएं, उन पर किसी को डाउट भी ना हो। जैसे कोई डॉक्टर है, स्टेथोस्कोप लगाया है और वो कुछ भी लेके चल रहा है, हाथ में अपना बॉक्स लिया हुआ, बोलेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, और उसमें समझ लीजिए उसने परमाणु बम, कुछ भी कह लीजिए, ये जो पकड़े गए हैं रासायन ये उसने भरा हुआ है। तो 2900 रासायन भारत में आना कोई आम बात है क्या, कोई आसान बात है क्या। तो कोई ना कोई
मतलब समझ लीजिए ये लोग डॉक्टर के वेश में शैतान के रूप में हमारे देश में प्रवेश किए थे। हमारे देश में क्या, हमारे राज्यों में, क्योंकि ये कश्मीर के ही लोग हैं, कश्मीर के लोगों को ही गुमराह करके जो है यहाँ पे भेजा गया था आतंकवादियों के लोग। ये लोग अपने आप को दिखा रहे थे कि मैं आतंक में कैसे लीड कर सकता हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं लोगों की जान बचाता हूँ। तो इन पे किसी को शक भी नहीं हुआ, ठीक है। फिलहाल जो है आपको इतना जान लीजिए, ये लोग जितने भी लोग हैं ये जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, ठीक है। ये घटना जो है 8 तारीख से शुरू हुई है। 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को जांच हुई, गिरफ्तारी हुई, लखनऊ में गिरफ्तारी हुई, फरीदाबाद में गिरफ्तारी हुई। मेजर जो गिरफ्तारी हुई वो फरीदाबाद और दिल्ली। देखिए फरीदाबाद जो है ना वो एनसीआर में आता है, हरियाणा का ही एक जिला है फरीदाबाद और एनसीआर में आता है। यहाँ से दिल्ली पहुँचना आधे घंटे का काम है, अगर मतलब आप घंटे भर में आप लाल किले पे पहुँच जाएंगे, ट्रैफिक वगैरह ना हुआ तो ये इसी फरीदाबाद से पूरी तैयारियाँ जो है वो चल रही थी और इसी तैयारी के तार जुड़े थे दिल्ली के ब्लास्ट से। यानी कि दिल्ली के बिल्कुल आउटसाइड ही एक यूनिवर्सिटी को बेस कैंप बनाया गया था दिल्ली के आसपास के सभी क्षेत्रों को ब्लास्ट करने के लिए। कहानी को पकड़ा कैसे गया, अब हम उस पर चलते हैं। देखिए आपको ना कहानी कैसे पकड़ी गई उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इस कहानी के पीछे एक असली किरदार है। एक पत्र निकल के आया था जो 17 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर के अंदर छापा गया था। कई शहरों में, कई जगहों पे एक पोस्टर लगाया गया। उस पोस्टर की कहानी क्या थी तो आपको बता दें, इस पोस्टर में लिखा गया था, श्रीनगर के अंदर एक पोस्टर लोगों को बांटा जाता है, उर्दू में लिखा रहता है, इसमें जैसे मोहम्मद का नाम रहता है, जो पाकिस्तानी आतंकी समूह है उसके नाम पे एक पोस्टर जो है लगा चिपकाया जाता है। और उस पोस्टर में बताया गया, हिदायत दी गई उन लोगों को जो भारत के सुरक्षा एजेंसीज को दुकानों पे बैठने देते हैं, उनके साथ बड़ा मेल मिलाप रखते हैं, उनके अंदर भय पैदा किया गया, उनको डराने का प्रयास किया गया कि आप लोग जो है अगर भारत की सुरक्षा एजेंसियों को अपने पास रहने देंगे, अपने पास बैठने देंगे, उनको कोई भी चीज़ें बताएंगे तो आपको जो है बख्शा नहीं जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक। तो भारत की जांच एजेंसियों को पनाह देने के लिए, साफ साफ मना करने के लिए एक पोस्टर लगाया गया और उसमें क्या नाम है उसका, जैसे मोहम्मद इसका नाम लिख के ऊपर से पत्र को प्रकाशित किया गया। ये पत्र 19 अक्टूबर को पोस्टर लगाया गया, ठीक है। जगह जगह जैसे आपने देखा होगा बैनर लगा होता है, इसी तरह से ये पोस्टर लगाया गया, धमकाया गया। 19 अक्टूबर को जैसे ही ये पोस्टर बाहर आता है, इसके बाद जांच एजेंसी जो है उनको पता चला कि उन लोगों को कोई इस तरह से धमका दे रहा है। जांच एजेंसियाँ जो है इस बात पर जाँचना शुरू करती हैं कि ये सब क्या है। तो जांच एजेंसी जो है इस पोस्टर के बारे में जब पता करती हैं तो इस पर किसी का भी नाम पता कुछ भी निकल के नहीं आता है। इस पर क्योंकि नाम पता था नहीं, बस ऊपर केवल जैसे मोहम्मद लिखा हुआ था और किसी का कोई भी डिटेल नहीं लिखा हुआ था। तो इस पर जो है जांच एजेंसियाँ जो है सख्त हो जाती हैं और इसके तह तक जब पहुंचना शुरू होती हैं हमारी जांच एजेंसियाँ, तो सोपिया नामक एक जगह है। सोपिया कहाँ है तो आपको बता दें, श्रीनगर के बिल्कुल दक्षिण में एक जगह है सोपिया, और यहाँ पर, और इसी श्रीनगर के पूरब में पुलवामा है और इसी के दक्षिण में सोपिया नामक जगह है। यहीं से ये पत्र जो है, यहाँ पे एक मौलवी है इरफान अहमद, उसको गिरफ्तार किया जाता है। ये जो मौलवी है ना, ये कुछ लोगों में एक्सट्रीमिज्म भर रहा होता है, कट्टरपंथी का भाषण दे रहा होता है, उनको कट्टर बना रहा होता है, देश के प्रति भड़का रहा होता है। ये जब मौलवी यहाँ से गिरफ्तार होता है जिसका नाम इरफान है, उससे पूछा जाता है कि ये कौन आदमी जिम्मेदार है जिसने ये पोस्टर लगा रहा है, जो ये बैनर चिपका रहा है, तुम किसके खिलाफ लोगों को भड़का रहे हो, किसके कहने पे लोगों को भड़का रहे हो। तो इसने जो अपने जवाब में बात किया, उसने एक डॉक्टर का नाम लिया। वो डॉक्टर कौन था तो वो डॉक्टर थे डॉक्टर आदिल, ये नाम निकल के आया। उसने जो है इरफान जो था, जो मौलवी था, इसने डॉक्टर आदिल का नाम लेते हुए कहा कि जो ये पत्र चिपकाया गया वो डॉक्टर आदिल के कहने पर चिपकाया गया, ठीक। अब बोलते हैं कि आप लोग मिले कहाँ, तो ये होता है कि एक शादी थी, उसी शादी में ये सारे लोग, मतलब ये इरफान और डॉक्टर आदिल वगैरह ये सब लोग एक शादी में मिले थे और वहाँ से जो है ये लोग बदला लेने का प्लान बनाते हैं। क्या मौलवी डर गया था कि डरने की वजह से इसने ऐसा बता दिया? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। डरने इनके जो सीसीटीवी वगैरह थी वो सब हमारे जांच एजेंसी के पास आ गई थी। जांच एजेंसी ने इनको जो है बता दिया था कि अब जो है तुमको बख्शा नहीं जाएगा, अब तुम छूटोगे नहीं, ठीक है। सिग्नल्स की वजह से इनको हमारी जांच एजेंसी जो है वो बता दी थी, क्योंकि आपको पता है सैटेलाइट टावर पे सारी चीज़ें पता ही हो जाती हैं।
तो उसके साथ में जो लोग सीसीटीवी में दिख रहे थे उसके बारे में जांच एजेंसियों ने पूछना शुरू किया, ये कौन है, ये कौन है। जांच एजेंसियों ने जब इसे बैठाकर इसके साथ पूछताछ की तो इसने सारी चीज़ें उगल दी और इसने डॉक्टर आदिल अहमद का नाम लिया। ये सब अब जांच एजेंसी जो है वो 5 नवंबर को पहुंचती है सहारनपुर। सहारनपुर कहाँ है? तो सहारनपुर हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में ही एक जिला है सहारनपुर। वहाँ से जांच एजेंसी जाती है और वहाँ से डॉक्टर आदिल को जो है वो गिरफ्तार करती है। अब ये इसने पोस्टर चिपकाया श्रीनगर में, अब ये यहाँ क्या कर रहा है? तो साहब यही तो है वाइट कॉलर, अर्थात इसने पूरी तरह से अपनी इमेज जो है इस तरह से बना के चल रहा था कि मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँगा। तो ये जो है सहारनपुर में आके बैठा था, लेकिन इसने जो है 19 तारीख से और 7 नवंबर तक की छुट्टी ली हुई थी और इस बीच में ये सारे कांड कर रहा होता था। अब क्या होता है, ये जो मौलवी था इसके ही बताए के अनुसार एक और डॉक्टर पकड़े गए। इसने एक और डॉक्टर का नाम लिया था, डॉक्टर मुजम्मिल। ये फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ। इसका नाम भी इरफान ने ही बताया था, क्योंकि इसने हिंट दिया था कि मुजम्मिल भी है इसके साथ में। डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल ये दोनों मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं, इस बात के बारे में इस मौलवी ने बताया था। मतलब श्रीनगर पुलिस आती है, जम्मू कश्मीर पुलिस आती है, हरियाणा पुलिस आती है, सारी जितनी भी सिक्योरिटीज एजेंसी होती हैं इन दोनों को उठाती हैं, आदिल को और इनको क्या नाम है, इसको दोनों को उठाती हैं और वहाँ ले जाके इसकी खूब तुड़ाई करते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ कौन कौन है और ये घटना हो कैसी रही है और तुम लोग हो कौन और चाहते क्या हो। लेकिन ये वाइट कॉलर जो डॉक्टर्स थे ये पुलिस की कुटाई से और इनके खिलाफ जो हुई जांच से इससे ये समझ गए कि अब बचने के कोई रास्ते नहीं है, अब हम पकड़े ही जाएंगे। तो ये डर की वजह से धीरे धीरे उगलना शुरू किया। उगलने में इन्होंने क्या किया, जांच एजेंसी वाले जो थे उन्होंने अनंतनाग के अस्पताल से AK-47 भी बरामद कर रहा था और ये AK-47 जो था ये आदिल डॉक्टर जो था इसके स्टोर से, इसके कमरे से, इसका जो स्टोर था जहाँ पे अपनी सारी सामग्री रखता था वहाँ से AK-47 जो है जांच एजेंसियों को मिल गई थी। तो जांच एजेंसियों ने आदिल को बता दिया था तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं, अगर तुम खुद को सरेंडर करते हो तो तुम्हें जो है कुछ राहत दी जाएगी, लेकिन अगर तुम भागने का या कुछ भी ऐसा कोशिश करते हो तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास से AK-47 भी मिल गया। इसको बता देगा कि सुन तू बस तो अब वैसे भी नहीं सकता, AK-47 तेरे पास मिल गई है, तू तो गया, अब बताए तो बढ़िया है, तो तू जिंदा रह जाएगा। अगर तुम और लोगों को बताएगा और लोगों के नाम बताएगा तो तू जिंदा रहेगा, लेकिन अगर तू मुजाहिद बनकर ख़त्म हो जाता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो तू गया। तो अब ये क्या करता है, बोलना शुरू करता है। इसने कहता है कि सर फरीदाबाद में एक यूनिवर्सिटी है अल-फलाह, वहाँ पर हमने अपना बेस कोर्स बना के रखा है। अब यहाँ पे फोर्स पहुँचती 8 नवंबर को, ध्यान दीजिएगा हमला कब हुआ, 10 नवंबर की शाम। 8 नवंबर को जब ये आदिल बताता है कि हमने फरीदाबाद यूनिवर्सिटी अल-फलाह में अपना बेस कैंप बना के रखा है, तब हमारी जो जांच एजेंसियाँ, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो पहुँच जाती हैं 8 नवंबर को फरीदाबाद कहाँ, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में। अब जांच एजेंसी जो है तार को जोड़ती जा रही है और 8 तारीख को ये लोग पहुंचते हैं, वहां से इनको बंदूकें, पिस्तौल और विस्फोटक सामग्रियां प्राप्त करती हैं हमारी जांच एजेंसियां। अब जांच एजेंसियां के और भी कान खड़े हो जाते हैं, वो और कड़ी पूछताछ करना शुरू करते हैं। तब इनको पता चलता है कि ये जो मुजम्मिल है जो पकड़ा गया उसमें 3000 किलो विस्फोटक और रखा गया है। डॉक्टर मुजम्मिल जो था, इस जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रह रहा था, उसके कमरे के जस्ट बगल, मान लीजिए कमरा डॉक्टर मुजम्मिल का है, इसमें 20,000 तो पकड़े ही गए, इसके जस्ट बगल डॉक्टर उमर का कमरा था। अब ये डॉक्टर उमर कौन है? डॉक्टर उमर उसी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर था, MBBS किए हुए ये लोग थे। असल में ये डॉक्टर उमर के साथ मिलके हमले की प्लानिंग कर रहे थे। जो कल हमले में मारा ना वो यही था, डॉक्टर उमर, जिसने 10 तारीख को जिसने हमला किया, जिसका DNA टेस्ट से कन्फर्म हो गया कि ये डॉक्टर उमर ही था। वो डॉक्टर उमर मुजम्मिल का कमरे का पड़ोसी था। ये लोग मिल के प्लान कर रहे थे कि कम से कम 5-6 जगहों पे, अयोध्या, लखनऊ, इन सब जगहों पे जो है ब्लास्ट करना था। तो इसकी जो गाड़ी थी I-20, इसके अलावा एक और गाड़ी की तलाश की जा रही थी जिसका नाम था इको स्पोर्ट। वही गाड़ी थी जिसमें ये जो डॉक्टर उमर था, जिसने अपने आप को कार में बंद करके ब्लास्ट कर लिया, इसके साथ बात करते हुए उस गाड़ी को देखा गया था और उस गाड़ी का जो है ड्राइवर जो है नहीं मिला था, ड्राइवर भाग गया था, उसको चला कौन रहा है वो पता नहीं चला था। तो उस चीज़ को, उस गाड़ी के ड्राइवर को खोजा जा रहा है अभी, जो स्पोर्ट कार है उससे, क्योंकि डर है अभी जांच एजेंसियों को कि उसको चलाने वाला अभी मिला नहीं है, वो आतंकी अभी भी फरार है, वो दिल्ली NCR क्षेत्र में कहीं भी घूम रहा है। ठीक है,
तो 3000 किलो विस्फोटक सामग्री 9 से 10 नवंबर के बीच में जो है मिलता है। कई बार ऐसा होता है ना, जांच एजेंसी बहुत कुछ कर रही होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। ये घटना निकल के सामने आ गई तो हमें पता चल गया जांच एजेंसियों के एफर्ट के बारे में, लेकिन इस तरह के ना जाने कितनी परेशानियों को जांच एजेंसी जो है न्यूट्रलाइज कर रही होती है, तो हम उन जांच एजेंसियों के जज्बे को सलाम करते हैं। ठीक है, जब ये सब चीज़ें मिलती हैं तो इसी बीच में एक महिला का नाम निकल के आता है, वो है डॉक्टर शाहीन शहीद। ये कौन है? तो डॉक्टर शाहीन शहीद जो है ये कानपुर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है जिसे आप गणेश शंकर विद्यार्थी कॉलेज के नाम से जानते हैं, उसके अंदर कभी ये प्रोफेसर पद पे रह चुकी हैं। ये जब प्रोफेसर थी, डॉक्टर थी, MBBS किया, वहाँ के डॉक्टरों को पढ़ाया, लेकिन ये तब से छुट्टी ले लेके फरार रहती थी, लंबे लंबे समय तक गायब रहती थी। तो वहाँ से इनको बर्खास्त कर दिया गया था कि तुम ठीक नहीं हो, तुम लंबे लंबे टाइम तक छुट्टी लेती हो। उसके बाद में इनकी मुलाकात होती है मुजम्मिल से। मुजम्मिल से ये कब मिली? तो ये पिछले 2 सालों से मुजम्मिल से मिल रही हैं। और यही वो महिला थी जो जैसे मोहम्मद जो हाफिज सईद की जो बहन थी, उसमें जो उनकी बहन के द्वारा एक ब्रिगेड शुरू किया गया था महिलाओं का, जो जैसे मोहम्मद और आसिफ जो था, इसकी जो बहन थी, इसने भी एक महिलाओं का मतलब एक ग्रुप बनाया हुआ था, उसका संचालन ये भारत में कर रही थी। ठीक है, उन महिलाओं के ग्रुप का संचालन जो है ये भारत में करें। अब पाकिस्तान से इसके तार कैसे जुड़ रहे हैं आप देख लीजिए। जो डॉक्टर शाहीन शहीद है, ये महिला जो है ये गिरफ्तार कहाँ से हुई? ये गिरफ्तार हुई लखनऊ से। किसके कहने पे? मुजम्मिल के कहने पे। मुजम्मिल ने इनको बताया कि इनके साथ एक महिला भी है। तो इनसे जब तोड़ तोड़ के पूछा गया कि तुम इतने किलो अमोनियम 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक ले कहाँ से आए, जब इनको खूब तोड़ा फोड़ा गया, खूब मारा गया डॉक्टर को, तो इन्होंने नाम लिया डॉक्टर शाहीन का। इन्होंने बताया वो एक महिला है जो 2 सालों से महिला होकर और डॉक्टर होकर इस सारी चीज़ें जो है जुगाड़ रही हैं। उस पर कोई डाउट नहीं करा क्योंकि वो महिला है और डॉक्टर है। तो उठा उठा के वो सारा माल थोड़ा थोड़ा करके लाती है, स्टोर कर रही है। और ये किसके कहने पे कर रही है? तो बात आया कि जैसे मोहम्मद हाफिज सईद की बहन के द्वारा चलाए गए एक आतंकी संगठन के द्वारा चलाए गए महिलाओं के आतंकी संगठन के समूह का नेतृत्व ये कर रही है, भारत में महिला आतंकी जो है वो बना रही है। इस तरह से फरीदाबाद के अंदर ये चुन चुन के अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करें। आज सोचिए 3000 नाइट्रोजन, 3000 किलो, सोचिए लगभग आप 30 अनाज की बोरियों के बराबर अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा हुआ। अगर ये जहाँ फट जाएगा उस जगह का क्या हाल होगा? और ये इकट्ठा कैसे किया गया? सबसे बड़ी बात है इतना ज़्यादा हमारे देश में अमोनियम नाइट्रेट आ गया और एक जगह पे स्टोर हो गया और हमारी सरकार को पता भी नहीं चली। तो ये जो महिला थी शाहिद, ये जो डॉक्टर थी, इसने अपने डॉक्टर होने का और महिला होने का दोनों का फ़ायदा उठाया और इन चीज़ों को इकट्ठा किया एक जगह पर। ठीक है, इतना तो एक साथ लेके चल नहीं सकते हैं। लगभग ये सब्जी के थैले की तरह, सब्जी की तरह, चिड़िया के घोंसले की तरह एक थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करी होगी, सब्जी के थैले में लाई होगी, किसी भी चीज़ में लेके आई होगी, थोड़ा थोड़ा लेकर आई होगी। इसने यूनिवर्सिटी के अंदर ढेर लगा दिया, इतने कमरे इसने कंज्यूम किए होंगे। मतलब अब आवश्यकता है कि जांच एजेंसी को हर यूनिवर्सिटी को, हर हॉस्टल को अच्छे तरह से जांचा जाना चाहिए, क्योंकि वाइट कॉलर टेररिज्म अगर भारत में जगह ले रहा है तो ये जांचने की बहुत बड़ी विषय है। ठीक है, जब ये लखनऊ से गिरफ्तार होती है, इधर उमर जो है उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं क्योंकि शाहीन शहीद ही थी ये विस्फोटक लेके आने वाला। और ये जो उमर था जो गाड़ी में मिला जिसने अपने आप को ब्लास्ट किया I-20 में बैठा हुआ, ये सारी घटनाएं इंटरनेट पे सुन रहा था। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार खबरें डाल रही हैं कि हमने यहाँ पे हमला किया, यहाँ पे हमला किया, इतने लोग गिरफ्तार हुए, ये पकड़े गए, अब हम इनको पकड़ने जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें अपडेट कर रही थी और जानबूझ के अपडेट कर रही थी। आपको बता दें सबसे बड़ी बात यह है कि जांच एजेंसियों की कोई भी न्यूज़ अपने आप से निकल के नहीं आती जब तक जांच एजेंसियां खुद ना चाहें। तो जानबूझ के जो है ये न्यूज़ जो है अपडेट किया जा रहा था। उन सबको सुन के ये जो मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ, शाहीन गिरफ्तार हुआ, तो उमर का तो अब तो कोई बचा ही नहीं। डॉक्टर उमर को लगा अब ये लोग तो गए तो अब आपन भी तो गया। अब बेहतर है कि अब जांच एजेंसियों के हाथे आने से अच्छा है कि कुछ करें। ये क्या करता है, 10 नवंबर के दिन उठा और निकला फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ। दिल्ली में घुसता है, कहीं पुलिस वाले रास्ते में ना रोक लें, क्योंकि अब देखिए एक बात बताएं आपको, दिल्ली में इस समय CNG किट लगी है या फिर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। तो दिल्ली में पॉल्यूशन को लेके बहुत सख्ती चल रही है। ट्रैफिक पुलिस वाले बार बार रोके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चेक करते हैं, तो उनसे बचने के लिए इसने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, CNG भी फुल करवा लिया जिससे ये रोका ना जाए, फ्यूल फुल करवा लिया जिससे कहीं भी इसको कोई असुविधा ना आए, कोई इसको रोका ना है। लेकिन 3000 किलो माल है, इतना लेके ये जाएगा कैसे? तैयारियां इसकी अधूरी थी। इसने थोड़ा बहुत माल उठाया और अपनी गाड़ी में रखा
लाल किले के आसपास के मस्जिदों में जाता है और वहाँ पे नमाज भी अदा करता है। नमाज अदा करके फिर ये वहाँ से निकलता है और अपने मिशन पे जाता है, आगे बढ़ता है। शाम को 7 बजे आप धमाके की आवाज़ सुनते हैं 6:52 पे, ये धमाका हुआ था। उम्मीद है अब आप पूरी घटना को रिलेट कर लिए होंगे कि ये घटना घटी कैसे, कैसे कौन पकड़ा गया, कौन कौन इसमें शामिल था। अब देखिए बात होता है, टेंशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जांच एजेंसीज को इसी I-20 के साथ एक लाल कलर की स्पोर्ट कार नजर आई थी जिससे ये बातचीत कर रहा था। बाद में जब उसे मतलब तलाशा गया तो ये किसी गांव में ये गाड़ी खड़ी मिली है। गाड़ी तो खड़ी मिल गई लेकिन उसके चलाने वाले का अभी भी पता नहीं चला। जांच अभी भी तेजी से चल रही है, जांच एजेंसियां जो है इस पर काम कर रही हैं। तो मैंने आपको सारी जानकारी दी। आदिल मतलब वो कैसे मौलवी पकड़ा गया, मौलवी से आदिल पकड़ा गया, आदिल के चक्कर में शाहीन पकड़ गया, ये महिला जो लखनऊ से पकड़ी गई, इसके पकड़ में आते ही उमर ने खुद को उड़ा लिया। ठीक है, ये जो था हाफिज सईद की जो बहन थी, इसके जो संगठन बनाया था, उसकी बहन का नाम सादिया अजहर, उसने जमात उल मोमनात नामक एक ग्रुप बना रखा था जिसकी ही एक सदस्य ये महिला डॉक्टर थी शाहीन, और इसने भारत में रह के महिलाओं को एकजुट कर रही थी, उन्हें आतंकी बनाने का प्रयास कर रही थी। 2 साल से ये विस्फोटक जमा कर रही थी। अब देखिए यूनिवर्सिटी से सवाल जवाब किया गया कि तुम्हारे यहाँ इतने दिन से हो रहा है, अब तुम्हें कोई पता नहीं चला। तो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि ये तो काम तो ढंग से कर रहे थे, अपने काम कर रहे थे, अपने रूम में ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे हमको क्या लेना देना। बात तो बिल्कुल सही है, यूनिवर्सिटी वालों को भी कहना सही है। लेकिन देखिए अब इस पे जो है सुरक्षा कारणों को मद्देनजर रखते हुए अब जो है हमारी जांच एजेंसियों ने सारे यूनिवर्सिटी, सारे हॉस्टल वगैरह को ऑर्डर दे दिया है कि बाहर से कोई भी आएगा तो उसे जो है बिना जांच पड़ताल के आप अंदर नहीं जाने देंगे। हर चीज़ को जो है विशेष रूप से देखा जाएगा। इन लोगों के द्वारा किए गए कृत्य से जो भारत के अंदर जो भी कश्मीरी छात्र हों, क्योंकि ये सब कश्मीर से जुड़े थे, मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ, अब वो जहाँ जहाँ रहकर भी पढ़ाई कर रहे होंगे, जिन यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर रहे होंगे, जिन जगह पर वो नौकरी कर रहे होंगे, उन सब के लिए जाँच एजेंसियाँ जो है पहुँचेंगी और उन सब के लिए प्रॉब्लम पैदा होगी, उनका जाँच करेंगे। उसका कारण भी है क्योंकि अब चिंता इस बात की, मतलब फिर वही बात, कश्मीर में आतंकी हमला जब हुआ तो वहाँ के जो लोकल इन्वॉल्व थे, ये बात अब तक निकल कर नहीं आई थी कि वहाँ के लोकल इन्वॉल्व थे। जब तक नहीं थी तब तक हम हर कश्मीरी को अपने भाई की तरह मानते थे। हम ये मान कर चलते थे कि आतंकी हमले में कश्मीरी लोकल जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अब ये चीज़ें पलट गई, बिल्कुल उलट गई। आतंकियों ने मॉडल पलट लिया। कश्मीरियों को ही पैसा पहुंचाकर उन्हें आतंकवाद के खिलाफ भड़काया, उन्हें उकसाया कि ये काम तुम ही करो ताकि हम बच जाए। पाकिस्तान को डर है कि जैसे मोहम्मद खत्म ना हो जाए, तो उन्होंने कश्मीरियों को भड़काया कि नाम कश्मीरियों का रहे, और इससे देखिए कई चीज़ों को टारगेट किया गया। सबसे बड़ी चीज़ तो ये की गई कि कश्मीरियों को पैसा पहुंचाया गया, उन्हें बरगलाया गया कि आप पैसा लीजिए और आतंक को फैलाइए। वो भी इतने बड़े बड़े पोस्ट पे तैनात लोग। अब ये लोग जो MBBS वगैरह डॉक्टर हैं, ये अपने से छोटे छोटे को खोजेंगे, जो भुखमरे होंगे, जिनको पैसे की जरूरत होगी, उनको पकड़ेंगे, उनको अपने आतंकी समूह में शामिल करेंगे। तो एक तो ये करेंगे कि ये कश्मीरियों को पूरी तरह से बर्बाद करेंगे, और दूसरा इनका जो टारगेट ये है, अब ये जांच एजेंसियां जो है इस घटने के बाद तो हमारे भारत में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी नौकरी में अगर कोई कश्मीरी है तो उसका विशेष रूप से जांच करेगी। तो ये कश्मीरियों को ये कहकर भड़काएंगे कि जो है आप लोगों को अलग नज़र से देखा जा रहा है। भारतवासी भारत के रहने वालों की जांच तो नहीं कर रहे हैं, आपकी जांच कर रहे हैं। कश्मीर को एक अलग नज़र से देखा जा रहा है, कश्मीर वालों को एक अलग नज़र से देखा जा रहा है। तो ये जो है अपने चाल को मतलब कुछ इस तरह से भड़का रहे हैं। अब देखते हैं हमारी गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, क्या करती है। आपकी बाकी जो राय हो, जो बातें थी मैंने आपको बता दिया। आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनके साथ क्या किया जाना चाहिए। इन लोगों ने मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि इन लोगों ने बाबरी मस्जिद पे हमला हुआ था, उसका जो है विरोध, उसका जो है बदला लेने के लिए ये कदम उठाया। 25 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर पे झंडा रोहड़ होना था, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी शामिल है। तो इन्होंने लगभग 8 से 10 जगह को टारगेट बनाया था, जिसमें राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये सब कुछ भी शामिल था। अगर ये पकड़े ना जाते तो सोचिए हमारे भारत में कितना बड़ा ब्लास्ट हो सकता था, क्या कुछ देखने को मिल सकता था। लेकिन शुक्र है उन जांच एजेंसियों का जिन्होंने टाइम रहते हुए इन सारी चीज़ों को भंडाफोड़ किया और इनको पकड़ के गिरफ्तार किया। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बताने के लिए स्वतंत्र है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।